18वीं सदी के सिंध में कल्होड़ा दौर हुकूमत को भी डाकुओं के मसले का सामना रहा। सिंध उस वक्त भी बदअमनी का शिकार रहा, जिसकी बड़ी मिसाल ये भी है कि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के ससुर मिर्जा मोहम्मद बेग मुगल की हवेली पर डाकुओं ने हमला करके उनको कत्ल कर दिया। इस बात का तज़किरा शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की अंग्रेजी ज़बान के पहले मुतरजम और सामान्य निगार ने अपनी किताब शाह ऑफ भिट में भी किया है। सिंध पर काबिज अंग्रेज हुक्मरानों के बारे में एक ये मुग़ालता भी रहा है कि इनके दौर में अमन व अमान की सूरत हाल इस कदर बेहतर थी कि शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पिया करते थे, जबकि हकीकत तो ये है कि इनके दौर में भी असली या उनके अपने करार दिए गए डाकुओं का उनसे मुकाबला रहा। उन डाकुओं में बरतानवी राज के वो बागी भी शामिल थे जिनको हुकूमत ने डाकू करार दे दिया था, जो उनकी हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उतरे हुए। फिर 19वीं सदी की आखिरी दिहाई वाली हुर बगावत हो या 20वीं सदी की वसत की हुर बगावत, अंग्रेज़ों को पीर पगारों के उन हुरों की मजम्मत का सामना रहा। उन मजामती हुरों को अंग्रेज़ों ने डाकू करार दे दिया था, क्योंकि उन्होंने अपनी सरजमीन पर अंग्रेज़ों के खिलाफ मजम्मत जारी रखी हुई थी, जिनमें से बच्चू बादशाह खास के लिए वज़ीर पीरू और रहीम हंगोरों की कार्रवाइयों के कई किस्से हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद पीर पगारों ने अपने रूपोश हुरों को हुकूमत के सामने गिरफ्तारी पेश करने का कहा था, लेकिन रहीम हंगोरों ने हुक्म अदूली करते हुए अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी। रहीम हंगोरो उसके बाद गिरफ्तार हुआ। चंद बरसों बाद रहीम हंगोरो को हैदराबाद सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। अंग्रेज़ों के खिलाफ मज़ामत में सिर्फ हुर ही शामिल नहीं थे, इनसे कबल जखरानी और धारे जो कबाइल शुमाली सिंध और थर के सेरा नंगर पारकर में कोली कबाइल ने भी मज़ामत की थी। कोली बागियों के रहनुमा रोपलो कोली को फांसी दी गई थी, जिससे अब सिंध के कई लोग उसे सूरमा मानते। अंग्रेज़ों के दौर हुकूमत में 1930 की दिहाई में मशहूर माहिर आसार कदीमा एक बंगाली नानी गोपाल, जो दादू के करीब खीरथर पहाड़ के सिलसिले की तहकीक करने के लिए सिंध में आए थे। डाकुओं ने सिंध में नानी गोपाल को कत्ल कर दिया। उन्हीं दिनों सिंध के मारूफ दानिश्वर शोभो ज्ञान चंदानी, जो अजीम बंगाली शायर रबीन्द्रनाथ टैगोर की यूनिवर्सिटी शांति निकेतन में ज़ेर तालीम, जिसको टैगोर में फिराम मोइंद दोड़ो से कहा जाता है। टैगोर में शोभो ज्ञान से सिंध में बंगाली माहिर आसार कदीमा नानी गोपाल के कत्ल के शिकवे लोग करते थे। तकसीम से कबल डाकू राजस्थान और गुजरात से सिंध में ऊँटों के जरिए दाखिल होकर बस्तियों और जवाड़ों पर धावे बोलते थे और बस्तियों की बस्तियां लूट लेते थे। ऐसी कार्रवाइयों की कहानियां सिंध के लोक शायरी और दास्तानों में भी मौजूद हैं। इनकी कार्रवाइयां पाकिस्तान बनने तक जारी रही। सिंध के अजीम शायर शेख अयाद ने भी अपनी किताब जेल की यादाश्तों में वहाँ कैद एक डाकू जीवोमल का जिक्र किया। डाकू सिंधी अदब का भी मौजू रहे। सिंध के शहर खैरपुर मिरस में एक डाकू मुहर्रम जावरी पर मारूफ सिंधी अफसाना निगार अमर जलील ने एक अफसाना लिखा है। ये अफसाना मुहर्रम जावरी के मफरूर साथी के उन्वान के साथ लिखा गया। भारत के डाकू भोपत सिंह ने भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई हामी कत्ल कर दिए और पाकिस्तान भाग आया था और बिल आखिर कराची में गिरफ्तार हुआ। कराची जेल में इसने मजहब इस्लाम कबूल किया और इनका नया नाम यूसुफ अमीन था, और पाकिस्तान में इसने अपनी नई जिंदगी एक समाजी कारकुन के तौर पर बसर की। इंडिया में भोपत पर कई फिल्में बनी, जिनमें से मशहूर है चंबल का डाकू। 1970 की दिहाई थी जब सिंध में डाकुओं ने अपनी वारदात में एक भयानक तरीकाकार अख्तियार किया। ये तरीकाकार अगवाए बराए तावान जैसा जुर्म था, यानी अगवा बराए तावान जैसा जुर्म जो आने वाली दिहाइयों में गोया एक बिजनेस यानी कि एक सन्नतकारी का दर्जा हासिल कर गया। इन्हीं दिनों जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी और अगवा बराए तावान के जवाबदारों समेत सिंध के सूबाई हुकूमत ने कई जराइम पेशा अफराद को गोली मारने का आर्डर जारी किया। इन जराइम पेशा अफराद में कई बदनाम ज़माना चोर, शहरी बदमाश,
اور स्मगलर भी शामिल थे। सिंध में अगवाए बराए तावान की पहली वारदात जिला घोटकी के शहर डेहरकी में हुई थी। बदनाम जमाना डाकू खुदा बख्श आलमानी ने एक हिंदू बिजनेसमैन को अगवा किया था। इससे कबल सिंध में मवेशी चोरी करके उन पर तावान तलब किया जाता था। पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक अब्बासी के मार्शल लॉ और 11.5 साला फौजी राज के दौर सिंध में डाकू फैक्ट्री के जराइम की दुनिया की हेबत ही बदल डाली। माजूल वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ताल्लुक तो सिंध से था। इसी वजह से मार्शल लॉ के मुखालफिन या मज़ाहमत का ज़्यादा जोर सिंध में देखा जा सकता। इस मज़ाहमती तहरीक ने कहीं कहीं तशद्दुद की शिकल भी अख्तियार कर ली। अगरचे सिंध में डाकुओं के पास इक्का दुक्का स्टीन गन जैसा हथियार 70 की दिहाई में पहुंच चुका था, लेकिन अफगानिस्तान में जंग के दौरान सिंध में भी हथियारों का ज़बरदस्त फैलाव, जिसमें किलाशनकोव, AK-47 जैसे हथियार डाकुओं और शहरों में सरगर्म लोगों के हाथों में पहुंचे। मार्च 1985 को यानी कि 1985 को डाकुओं ने बाहर से सक्खर सेंट्रल जेल पर हमला करके डाकुओं को फरार करवाया। सक्खर सेंट्रल जेल में कई सियासी कैदी भी थे जिन्होंने जेल टूटने के वक्त फरार होने से इनकार कर दिया, लेकिन इन सियासी कैदियों में से कुछ बताते हैं कि बाहर वाले डाकुओं ने अपने एक लड़के को इलेक्ट्रिशियन का काम सिखाया था और वो उसी जेल के बैरूनी दीवार की बरकी तारें यानी कि इलेक्ट्रिक वायर्स को काटने के लिए अपने हमरा लाए थे। सक्खर जेल टूटने के बाद सिंध में अमन और अमान की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई। कश्मीर के करीब जापानी सियाह और दादू में चीनी इंजीनियरिंग भी डाकुओं के गिरोहों के हाथ अगवा हुए। ये दिलचस्प अमर है कि सिंध में समाजी तौर पर कछली शीदी कोली बिरादरी में थे जो डाकू पैदा हुए। उनमें से बख्तर बंद शीदी और रामजी कोली जैसे डाकुओं को वडेरों और निजी जेल रखने वाले जमींदारों के मजालिम का रद्द अमल समझा गया। किस्सा मुख्तसर ये है कि डाकू कलहोड़ा दौर से लेकर आज तक सिंध के हर हुक्मरान की ताज के कंकर बने, चाहे वो विरासती बादशाहतें थीं या अंग्रेज़ों का राज या बर्रे सगीर की तकसीम के बाद पाकिस्तान में मुंतखब सिविलियन हुकूमत या फौजी अमरियत। लेकिन तारीखी तौर पर सिंध पर डाकू राज की अंधेरी रातें हर हुक्मरान के लिए चैलेंज रही और इस चैलेंज से निमटने की सलाहियतों का फुकदान सिंध में यक्के बाद दीगरे कई हुकूमतों की तब्दीली और बरतरफियों की वजह भी बनी रही। दोस्तों, इस वक्त सिंध में डिस्ट्रिक्ट घोटकी डाकुओं से बहुत मुतासिर है, लेकिन आपको ये बात भी याद रखनी होगी कि डाकुओं के अगवाए बराए तामान वाला किस्सा भी डिस्ट्रिक्ट घोटकी के शहर डेहरकी से ही शुरू हुआ था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलें। तो मिलती है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।